प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आज की कक्षा में। आज हम लोग क्लास 11 हिस्ट्री के चैप्टर 2 राइटिंग एंड सिटी लाइफ, लेखन कला और शहरी जीवन के डिटेल्ड नोट्स को पढ़ेंगे। इस चैप्टर का विस्तृत अध्ययन करेंगे और ये इसका पार्ट 2 होगा। इससे पहले जब हमने पार्ट 1 शुरू किया था तो उस दिन काफी बच्चों का कमेंट आया था कि इस चैप्टर का मैप बनाया जाए। तो आपके मांग पर मैप बना करके मैंने वीडियो डाल दिया है। आप क्लास 11 हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां से आपको इसका लिंक मिल जाएगा और साथ साथ ये भी कि इस वीडियो के एंड में भी मैंने उसका लिंक दे दिया है, तो वहां से आप मैप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यह भी बता दूं कि यह चैप्टर इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि सेक्शन 1 में चूंकि पहला चैप्टर डिलीट किया हुआ है, इसीलिए सिर्फ इस चैप्टर को अगर आप पढ़ेंगे तो आपके एनुअल एग्जामिनेशन में 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो इसलिए यह बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। उससे आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आपको हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस में स्टडी मटेरियल वहां से मिलता रहेगा और वहां से आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले यह समझने की कोशिश करते हैं कि इस चैप्टर के पहले भाग में यानी कि पार्ट 1 में हमने क्या सीखा था। तो हमने सीखा था सबसे पहले कि मेसोपोटामिया का परिचय क्या था, मेसोपोटामिया का प्रारंभिक इतिहास कैसा था, उसकी भौगोलिक स्थिति कैसी थी। साथ ही हमने यह भी समझने की कोशिश की थी कि मेसोपोटामिया में शहरीकरण का क्या महत्व था, वहां की परिवहन व्यवस्था कैसी थी और लेखन कला का कैसे वहां विकास हुआ। और आज हम क्या सीखेंगे? आज हम सीखेंगे ये सारे टॉपिक्स कि लेखन कला का प्रयोग किस कार्य के लिए होता था, दक्षिण मेसोपोटामिया में शहरीकरण कैसे शुरू हुआ, मंदिरों का क्या महत्व था और देहात में जमीन और पानी के लिए झगड़े क्यों होते थे। साथ ही वहां युद्ध में जो युद्धबंदी जीते जाते थे और वहां के जो स्थानीय लोग होते थे उनकी स्थिति क्या होती थी और लोगों का शहरी जीवन कैसा होता था। इन सब चीजों को आज हम समझने की कोशिश करेंगे, बहुत ही लाइवली तरीके से, बहुत ही मजेदार तरीके से। आप एंजॉय करिए और सीखिए। ये देखिए, सबसे पहली बात कि मेसोपोटामिया आजकल जो इराक देश है वहां पर में सबसे पहले मेसोपोटामिया की सभ्यता फली फूली थी। और ये आप देख सकते हैं, यहां पर ये टिग्रिस यानी कि दजला और ये यूफ्रेट्स यानी कि फरात नदी है। तो इन दोनों नदियों के बीच का जो हिस्सा था उसे हम मेसोपोटामिया कहते थे। आप ये देख सकते हैं, दजला और फरात नदी के बीच का जो हिस्सा था उसे ही हम मेसोपोटामिया कहते थे, जो आजकल इराक देश का हिस्सा है। ये 1 नंबर का सवाल है जो आपसे पूछा जा सकता है। अब देखिए, लेखन कला का प्रयोग वहां पर किन कार्यों के लिए होता था। तो सबसे पहली बात तो यह समझ लीजिए कि शहरी जीवन, व्यापार और लेखन कला का जो आपस में संबंध होता है ना, उसके बारे में उरूक शहर में एक प्राचीन शासक हुआ करते थे, उनका नाम था एनमर्कर। और एनमर्कर के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सुमेरियन महाकाव्य लिखा गया है, जिसमें यह बताया गया है कि मेसोपोटामिया के अंदर शहरी जीवन, व्यापार और लेखन कला का आपसी संबंध क्या था। और वहीं से हमें यह पता लगता है कि सर्वप्रथम वहां के राजा ने ही व्यापार और लेखन कला की व्यवस्था की और इसका उपयोग सूचना इकट्ठा करने के लिए और सामानों को दूर दूर तक भेजने के लिए किया जाता था।
साथ ही लेखन कला से मेसोपोटामिया की शहरी संस्कृति का भी झलक मिलता है कि वहां के शहर कैसे होते थे, वहां के बासिंदे कैसे होते थे, वहां का समाज कैसा होता था। इन सब चीजों का जानकारी भी लेखन कला से प्राप्त होता है। अब है कि दक्षिणी मेसोपोटामिया में शहरीकरण कैसे आरंभ हुआ, आइए जरा इसको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि आज से 5000 ईसा पूर्व दक्षिणी मेसोपोटामिया में बस्तियों का विकास होने लगा। और देखिए, ये एक नंबर का सवाल हो गया। यदि आपसे पूछा जाए कि बताइए कि दक्षिणी मेसोपोटामिया में बस्तियों का विकास कब हुआ, तो आपका जवाब होगा आज से 5000 ईसा पूर्व। और यहां पर मुख्य रूप से 3 तरह के शहर विकसित हुए। पहला, मंदिर शहर। इनको मंदिर शहर क्यों कहते थे? इनको मंदिर शहर इसलिए कहते थे क्योंकि इनकी पहचान मंदिरों से होती थी। जैसे अगर भारत देश की हम बात करें तो यहां कई सारे मंदिर की वजह से शहर जाने जाते हैं। जैसे आपने तिरुपति बालाजी का नाम सुना होगा, शिरडी के साईं बाबा का नाम सुना होगा आपने, ऐसे ही विश्वनाथ मंदिर जो वाराणसी में है उसके बारे में आप जानते हैं। तो ऐसे शहर जो मंदिरों के कारण प्रसिद्ध होते हैं उनको मंदिर शहर कहा जाता है। और दूसरे तरह के जो शहर थे वो व्यापारिक शहर थे जो अपने व्यापार के कारण प्रसिद्ध है। जैसे आजकल भारत में आप बॉम्बे का नाम ले लीजिए, बॉम्बे शहर अपने व्यापार के कारण बहुत प्रसिद्ध है। और तीसरा होता था शाही शहर। शाही शहर उन शहरों को कहते थे जहां पर में शाही परिवार रहता था, राजा रहता था और वहां से प्रशासन का सारा काम चलता रहता था। तो ऐसे करके दक्षिण मेसोपोटामिया में शहरीकरण आरंभ हुआ। अब उसके बाद देखिए, शुरू से एक बात बहुत इंपॉर्टेंट रही है कि जहां भी गांव बसे चाहे शहर बसे तो वहां पर में मंदिर जरूर बने। तो बाहर से आने वाले लोगों ने वहां मंदिर बनाना शुरू किया या जो मंदिर टूटे हुए थे उनका पुनर्निर्माण शुरू किया। और सबसे पहला ज्ञात मंदिर जो मेसोपोटामिया से मिला है वो एक छोटा सा देवालय था जो कच्ची ईंटों से बना हुआ था। और ये आप देख सकते हैं, ये उसी का एक रेखा चित्र दिया हुआ है जहां पर में यहां आपने देखा प्रवेश द्वार और ये यहां पर में वेदिका है, यानी कि मुख्य मंदिर का ये हिस्सा जहां ईश्वर की मूर्ति हुआ करती थी। और साथ में आप यहां देखिए मंदिर के ठीक बाहर एक भट्टी भी हुआ करती थी। तो इस तरह से ये मंदिर वहां बनाए जाते थे। इसके साथ ही मंदिर जो होते थे वो विभिन्न देवी देवताओं के निवास स्थान होते थे। जैसे अगर आप उर शहर की बात करें तो उर शहर के चंद्र देवता बहुत प्रसिद्ध थे। ये आप देख सकते हैं, ये चंद्र देवता का मंदिर है और उन्हीं की मूर्ति है ये। और इनाना जो प्रेम और युद्ध की देवी मानी जाती थी। तो इस तरह से अलग अलग मंदिरों में अलग अलग प्रकार के देवी देवताओं की मूर्तियां रखी जाती थी और उनकी पूजा की जाती थी। आगे बढ़ते हैं और वहां के मंदिरों की विशेषताओं को समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, प्रायः मंदिर ईंटों से बनाए जाते थे और मंदिरों के खुले आंगन के चारों ओर कई कमरे बने होते थे जो कि हमने आपको दिखाने की कोशिश की। पीले वाले तीर को बड़े ध्यान से देखिए, आपको नजर आएगा कि एक तो मंदिर के आगे खुला आंगन है और उसके चारों तरफ कमरे बने हुए हैं। तो ये एक खासियत होती थी मंदिर की। ये आप देख सकते हैं, ये जो बीच वाला हिस्सा जो ब्लू से आपको घेर करके हमने दिखाया है, ये आंगन का हिस्सा हुआ करता था। यानी कि मंदिर ईंट से बनाए जाते थे, मंदिर के आगे एक खुला आंगन होता था और उसके चारों तरफ कमरे बने हुए होते थे। और एक खासियत क्या थी? एक खासियत ये थी कि पहले के जो प्रारंभिक जो मंदिर होते थे वह साधारण घरों से अलग किस्म के नहीं होते थे। क्यों? क्योंकि मंदिर भी किसी ना किसी देवता का घर ही होता था। जैसे इंसान का घर वैसे ही देवता का घर। तो जिस तरह से हमारा आपका साधारण लोगों का घर बनता था उसी तरह का मंदिर भी बनता था। लेकिन बाद में क्या हुआ? बाद में मंदिरों की बाहरी दीवार कुछ खास अंतरालों के बाद भीतर और बाहर की ओर मुड़ी हुई होने लग गई। तो इससे क्या हुआ? इससे यह हुआ कि मंदिर एक विशेष आकार में बनाए जाने लगे और आदमियों के रहने के लिए जो घर बनता था वो एक
अन्य प्रकार से बनता था। तो इस तरह से बाद में धीरे धीरे हमारे आपके रहने के घर से मंदिरों की जो बनावट है वो अलग होती चली गई। और यही एक खास बात थी मंदिर की, क्योंकि साधारण घरों में इस तरह से कुछ अंतराल के बाद बाहर और भीतर की तरफ मुड़े हुए दीवार नहीं होते थे, जिस तरह से हमने आपको यहां दिखाया। आगे बढ़ते हैं और यह समझने की कोशिश करते हैं कि मंदिरों का इतना महत्व क्यों होता था, क्योंकि यह सवाल आपको 8 नंबर के लिए पूछा जा सकता है कि दक्षिण मेसोपोटामिया में मंदिर का जो विकास हुआ उसका महत्व क्यों था। तो पहली बात तो यही है कि मंदिर देवताओं की पूजा का केंद्र बिंदु होता था और लोग तरह तरह से देवताओं को खुश करने की कोशिश करते थे। जैसे ये आप देख सकते हैं, ये दही है, तो वो दही लेकर के आते थे देवता की पूजा करने के लिए, या मछली लेकर के आते थे देवता की पूजा करने के लिए। आजकल भारत देश की भी अगर हम बात करें तो इन चीजों का बहुत महत्व है। शुभ अवसरों पे दही और मछली का बहुत महत्व यहां भी पाया जाता है। ऐसे ही एक बहुत बड़ी बात यह थी कि देवताओं को क्यों खुश करने की कोशिश की जाती थी, क्योंकि आराध्य देव सैद्धांतिक रूप से खेतों, मत्स्य क्षेत्रों और स्थानीय लोगों के पशुधन का स्वामी माना जाता था। साथ ही जब समय आता था तो उपज होने के बाद जो उत्पादित वस्तुएं होती थी उनको बदलने की प्रक्रिया शुरू की जाती थी, जैसे सरसों से तेल निकालना, या फिर जब जौ या गेहूं उपजता था तो उस अनाज को पीसना या काटना या फिर कपड़ों को बुनना। ये सारे कार्य जो होते थे वो मंदिर में ही होते थे और इस कारण से इनका महत्व बहुत बढ़ जाता था। एक खास बात यह थी कि मंदिर घर परिवार से ऊपर उठकर एक व्यवस्थापक के जैसा काम करता था, व्यापारियों के नियोक्ता के जैसा काम करता था। हल जोतने वाले, पशु, रोटी, जौ की शराब, मछली, इन चीजों के बंटवारे के लिए, वितरण के लिए लिखित अभिलेखों के पालक के रूप में मंदिरों का क्रियाकलाप इतना बढ़ गया कि उन्होंने मुख्य शहरी संस्था का रूप ले लिया। यहां आप देख सकते हैं इस तरह के शराब बनते थे, नदियों से मछलियां निकलती थी, खेतों में खेती होती थी, वहां के पशुधन बड़े इंपॉर्टेंट होते थे और इन सबका जो बंटवारा होता था, वितरण होता था, आवंटन होता था और इन सबका जो रिकॉर्ड रखा जाता था वो इन मंदिरों में रखा जाता था। इस कारण से इनका महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता था। अब देखिए, कई बार क्या होता था कि देहात में जमीन और पानी के लिए लोगों के बीच झगड़े हो जाते थे। तो क्यों हो जाते थे झगड़े? अब ये 3 नंबर का सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए कि देहाती क्षेत्र में मेसोपोटामिया में जमीन और पानी के लिए झगड़े आपस में क्यों होते थे? तो आप देखिए, कई बार नदियों में बाढ़ आ जाता था। आप इस इमेज में देख रहे हैं कितनी तेज बाढ़ आ रही है। और कई बार क्या होता था कि नदियां अपना रास्ता बदल लेती थी, जिससे कि खेत सूखे रह जाते थे। ये आप देख सकते हैं, पहले जो रास्ता था, इस इमेज में आप देख सकते हैं कि पहले जो रास्ता था वो रास्ता छोड़ दिया, नदी ने रास्ता बदल लिया। ये वाला एरिया देखिए, ये वाला छूट गया पीछे और रास्ता बदल करके दूसरी तरफ चला गया नदी। तो जिन क्षेत्रों में पानी नहीं मिलता था वहां सूखा पड़ जाता था। तो बाढ़ आ जाता था तब भी और सूखा पड़ जाता था तब भी समस्या पैदा हो जाती थी। लेकिन ये जो समस्या थी ये तो प्राकृतिक समस्या थी, क्योंकि बाढ़ भी अपने आप आता था और जब बारिश नहीं होती थी या नदियां रास्ता बदल लेती थी तो सूखा भी पड़ जाता था। लेकिन कई बार स्थिति ऐसी होती थी कि जब मानव निर्मित समस्या पैदा हो जाती थी। कैसे मानव निर्मित समस्या कैसे पैदा होता था? कई बार क्या होता था कि इन जलधाराओं के ऊपर रहने वाले जो लोग होते थे, आप इस छाया चित्र को बहुत आराम से देखिए कि किस तरह से ऊपर से पानी बहता हुआ आ रहा है। तो ऊपर के क्षेत्र में लोगों को फायदा हो रहा है, लेकिन नीचे जब पानी नहीं पहुंचती है तो नीचे वाले ऊपर वाले लोगों से झगड़ा करते हैं। तो इन धाराओं के ऊपरी इलाके में जो लोग रहते थे उनके साथ तो कोई समस्या नहीं थी, क्योंकि उनको खूब पानी मिलता था। लेकिन जब वही सारा पानी यूज कर लेते थे तो नीचे वालों को पानी नहीं मिलता था, इससे आपस में फिर झगड़े होते थे। यह एक बड़ी समस्या हो गई थी। तो पानी का जो एक बराबर बंटवारा सबके साथ होना चाहिए, वो चीज यहां देखने को नहीं मिल रहा था। तो मानव निर्मित पहली समस्या यही थी कि
नदियों के जलधाराओं के ऊपरी भागों में रहने वाले लोग पानी ज्यादा खर्च कर लेते थे अपने खेतों की सिंचाई के लिए, और नीचे जलधारा के निचले हिस्सों में रहने वाले लोगों को पानी नहीं मिलता था। एक समस्या क्या थी देखिए, कि लोग जहां से नदियां गुजरती थी वहां के गांव वाले क्या करते थे कि नदियों में जब बहुत ज्यादा गाद मिट्टी इकट्ठा हो जाता था और नदियों का बहाव रुक जाता था, तो उस गाद मिट्टी को साफ करके नदी को गहरा बनाने की जरूरत होती थी। लेकिन जब नदी की जलधारा के ऊपरी भागों में रहने वाले लोग गाद मिट्टी को नहीं साफ करते थे, तो क्या होता था कि नीचे गांव में रहने वाले लोगों को पानी नहीं मिल पाता था। ये आप देख सकते हैं, इस नदी में ये गाद मिट्टी भरा हुआ है, आप इसको साफ करेंगे तभी नदी की गहराई बनी रहेगी, और ऐसा वो लोग नहीं करते थे। इसलिए जिन लोगों के खेतों तक पानी नहीं पहुंचता था वो दूसरे लोगों से झगड़ा करते थे। अब देखिए, हर गांव में अपना एक मुखिया होता था, और ये जो मुखिया होता था ये हमेशा कोशिश करता था कि उसके आसपास लोग रहें। अब ये भी 3 नंबर का सवाल है कि मुखिया लोगों को अपने आसपास बसने के लिए क्यों प्रोत्साहित करता था। मुखिया हमेशा चाहता था कि लोग उसके घर के आसपास रहें। तो देखिए, इसके 2 कारण थे। पहला कारण यह था कि अगर मुखिया को किसी दूसरे गांव वालों से या किसी दूसरे जनजाति के लोगों से लड़ाई करने की जरूरत होती तो उसे सेना की आवश्यकता पड़ती, तो यदि उसके आसपास लोग रहेंगे तभी वो तुरंत अपनी सेना इकट्ठा कर सकता था। इस वजह से वो लोगों से कहता था कि आप आसपास ही रहिए। और दूसरा ये था कि जब ये लोग एक दूसरे के आसपास रहते थे तो स्वयं को ज्यादा सुरक्षित भी महसूस करते थे। इस कारण से मुखिया ये हमेशा कोशिश करता था कि लोग उसके आसपास ही रहें। अब आइए, अब ये हम समझने की कोशिश करते हैं कि जब लड़ाइयां होती थी तो जब एक जगह का राजा दूसरे जगह के राजा को हरा देता था और वहां के लोगों को युद्धबंदी बना लेता था, तो उन लोगों के साथ किस तरह का व्यवहार करता था और स्थानीय लोगों के साथ किस तरह का व्यवहार होता था। तो ये जो युद्धबंदी होते थे और जो स्थानीय लोग होते थे, उनको निश्चित रूप से मंदिर में या फिर राजा के यहां काम करना पड़ता था। हालांकि उनको कृषि कर तो नहीं देनी पड़ती थी, बट इन सब लोगों के लिए काम करना जरूरी था, और मजदूरों को काम के बदले मेहनताना के तौर पे उनको अनाज दिया जाता था ताकि वो अपना भरण पोषण कर सकें। एक महत्वपूर्ण बात यह थी कि चाहे युद्धबंदी हो या फिर स्थानीय लोग हो, शासक के आदेश से आम लोगों को पत्थर खोदने का काम दिया जाता था, धातु या खनिज लाने का काम दिया जाता था, मिट्टी से ईंट तैयार करने को कहा जाता था, और मंदिर में लगाने के लिए और दूर देशों में जाकर के, अर्थात दूसरे राज्यों में, दूसरे प्रांतों में जाकर के मंदिर के लिए जो उपयुक्त सामान होता था वो जुटाने के काम में इन लोगों को लगाया जाता था। अब इससे क्या होता था? इससे यह होता था कि लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होते थे और साथ साथ तकनीक का विकास होता था, और यही कारण है कि 3000 ईसा पूर्व के आसपास उरुक शहर की खूब तकनीकी प्रगति हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं और यह समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से मंदिरों को सजाया जाता था। सैकड़ों लोगों को, चाहे वो युद्धबंदी हो या फिर स्थानीय लोग हो, उनसे चिकनी मिट्टी का शंकु यानी कि कोन बनाने के लिए कहा जाता था, और इन शंकुओं को अलग अलग रंगों से, जैसे आप यहां देख सकते हैं ब्लू और ग्रीन, हरा और नीले रंग में इसको रंगा जा रहा है, वैसे ही विभिन्न तरह के रंगों से इन शंकुओं को यानी कि कोनों को रंगा जाता था और फिर इसे मंदिरों के दीवारों में लगाया जाता था, और वह फिर मंदिरों को हर तरीके से सुशोभित करती थी, जिससे कि मंदिर काफी सुंदर लगते थे, जैसा कि आप इस मंदिर में देख सकते हैं। तो इस तरह से मंदिरों को सजाया जाता था। आइए अब हम बात करते हैं कि किस प्रकार से मूर्तिकला के क्षेत्र में मेसोपोटामिया के लोगों ने सफलता की ऊंचाइयों को छुआ। मूर्ति बनाने के लिए बहुत ही सुंदर
और दूर देशों से पत्थर मंगवाए जाते थे और फिर उन पत्थरों को तराशा जाता था और फिर मूर्ति या फिर मंदिर निर्माण के काम में उनको लगाया जाता था। इस समय का एक बहुत बड़ा जो परिवर्तन आया प्रौद्योगिकी में, टेक्नोलॉजी में, वो था कुम्हार के चाक का निर्माण। ये देखिए, कुम्हार के चाक का निर्माण भी इन लोगों ने कर लिया और ये जो चाक था ये शहरी अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुआ, क्योंकि चाक से कुम्हार के कार्यशाला में बड़े पैमाने पर दर्जनों एक जैसे बर्तन आसानी से बनाए जाने लगे। जैसा कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं कि कुम्हार अपना बर्तन बना रहा है और कई सारे बर्तन आप देख सकते हैं यहां पर एक ही तरीके के रखे हुए हैं जो कुम्हार ने अपने चाक पर बनाए हैं और इसकी भी उपयोगिता बहुत ज्यादा मेसोपोटामिया में बढ़ गई। चलिए अब वहां के शहरी जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। शहर में जैसा कि आजकल भी होता है कि एक उच्च वर्ग के लोग रहते हैं और दूसरे निम्न वर्ग के लोग होते हैं, सामान्य वर्ग के लोग होते हैं। मेसोपोटामिया में भी ऐसा ही हुआ। वहां पर में नगरों के सामाजिक व्यवस्था में देखा गया कि एक उच्च वर्ग पैदा हुआ और धन दौलत का ज्यादातर हिस्सा इन्हीं लोगों के पास था। तो आज हमें कैसे पता लगता है कि ज्यादातर धन दौलत इन्हीं लोगों के पास हुआ करता था जो उच्च वर्ग के लोग होते थे? तो इस बात की पुष्टि इस बात से होती है कि उर शहर में राजा और रानियों के बहुत सारे कब्र मिले हैं। ये आप देख सकते हैं, ये कब्र हैं, ये जो आप देख रहे हैं ये कब्र हैं। और उसके साथ ही चूंकि इनके मरने के बाद बहुत सारी बहुमूल्य चीजें जैसे आभूषण, सोने के पात्र, सीपियां, आप देख सकते हैं ये सीपी है, ये सोने के आभूषण हैं, ये सोने के पात्र हैं, या फिर वाद्य यंत्र, सोने के सजावटी खंजर, ये जो आप देख सकते हैं, ये सारी चीजें उनके साथ दफना दी जाती थी। यहां आप देख सकते हैं इस कब्र में बहुत सारी चीजें आपको दिख जाएंगी, यहां पर में बहुत सारी चीजें आपको दिख जाएंगी। तो इस तरह से जो उच्च वर्ग के लोग थे, राजा या रानी हुआ करते थे, तो उनके मरने के बाद उनके साथ बहुत सी बहुमूल्य चीजें दफना दी जाती थी। लेकिन वहीं पर में दूसरे लोग भी रहते थे जो साधारण परिवार के लोग रहते थे। तो मेसोपोटामिया की जो परिवार व्यवस्था है, ये 3 नंबर का प्रश्न होता है आपके लिए कि मेसोपोटामिया के परिवार व्यवस्था का वर्णन कीजिए। तो देखिए, परिवार व्यवस्था के बारे में आप क्या क्या बातें बताएंगे? सबसे पहली बात तो यह है कि मेसोपोटामिया से जो कानूनी दस्तावेज मिले हैं उनसे विवाह और उत्तराधिकार के मामले में पता लगता है। और उससे एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह पता लगी है कि वहां का समाज एकल परिवार व्यवस्था को आदर्श मानता था। एकल परिवार का मतलब क्या? हम दो, हमारे दो, ये पिता है, देखिए ये माता है, ये बेटा जी हैं और ये बेटी जी हैं, हो गया, ये एकल परिवार हो गया। हालांकि जब बेटा शादीशुदा हो जाता था तो उसका परिवार अपने माता पिता के साथ ही रहा करता था। और आजकल आप देखते हैं हमारे समाज में भी ऐसा ही होता है कि बेटी की अगर शादी हो जाती है तो वो ससुराल चली जाती है, लेकिन बेटे का जो शादी होता है तो बहू जब ब्याह करके आती है तो अपने माँ पिता के साथ ही रहता है। ऐसा ही मेसोपोटामिया में होता था। और पिता यानी कि ये भाई साहब, ये जो इमेज आप देख रहे हैं, ये पिताजी परिवार का मुखिया हुआ करते थे। और जब विवाह का उम्र होता था बच्चों का, तो उनके विवाह करने की इच्छा की घोषणा की जाती थी और उसके बाद जो वधू होती थी वो अपने माता पिता को अपने विवाह की सहमति देते थे और उसके बाद वर पक्ष के लोग वधू को कुछ उपहार वगैरह दिया करते थे। उसके बाद जब विवाह की रस्म पूरी हो जाती थी तब दोनों पक्षों की ओर से उपहारों का आदान प्रदान किया जाता था। आजकल भी ऐसा होता है, आपने अपने यहां भी शादी ब्याह में ये चीज देखा होगा। उसके बाद वह सब लोग एक साथ बैठकर भोजन करते थे और फिर मंदिरों में जाकर अपने देवता का पूजा करते थे, उनको प्रणाम करते थे और फिर उनको उपहार भी चढ़ाते थे, भेंट भी चढ़ाते थे। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यह थी कि बेटा और बेटी की अगर हम बात करें तो पिता का जो घर होता था, उनका जो पशुधन होता था, ये या फिर उनका जो खेत होता था,
ये सब उनके पुत्रों को मिलता था। लेकिन जो बेटी होती थी उसको क्या मिलता था? उसको दाई का हिस्सा यानी कि स्त्री धन मिलता था। जब नववधु की सास उसे लेने के लिए आती थी तो उसके पिता के द्वारा उसके स्त्री धन का जो हिस्सा होता था वो उपहार के रूप में उसको दे दिया जाता था और फिर उसको अपने ससुराल विदा कर दिया जाता था। तो दोस्तों, आज हमने यहां तक सीखा और इससे आगे मैं पार्ट 3 लेकर के आऊंगा जिसमें ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो बड़े ही ध्यान से आपने इसको देखा, आपका धन्यवाद। वेट करिए पार्ट 3 के लिए। ऑल द बेस्ट।